जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ केएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। और अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट के न्यूमेरिकल। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज अ ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज 0.5 ohms. What is the maximum current that can be drawn from a battery? हमें कहा गया कि बैटरी है, एक गाड़ी की स्टोरेज बैटरी है जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो ईएमएफ है वो 12 वोल्ट का है। और कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम्स की है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी, ये बता दीजिए कितना करंट मैक्सिमम बैटरी से निकाला जा सकता है। तो हमें पता है कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम ऐसा कह सकते हैं E इज इक्वल टू आई आर। अब E क्या है, इसके अंदर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। I हमने मालूम करना है, R है 0.5, 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड, और 12 को जब 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा 24 एम्पेयर का। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया था, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी गई थी, आपसे करंट पूछा गया था, तो हमने सिर्फ ओम्स लगाया, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया हो। कर लीजिए इसको। चलिए जी, आए अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर। एक बड़े स्मॉल अमाउंट का करंट हमारे एक 12 मीटर के तार से गुजरा है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4.0 एक्सपोनेंट -7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 6 ओम्स, और इस वायर के अंदर 6 ओम्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है। कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो डेटा बना लें। कह रहे हैं कि लेंथ हमारे पास 12 मीटर की है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास 4 एक्सपोनेंट -7 मीटर स्क्वायर का है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जो मेजर की गई है वो 6 ओम्स है। हमसे पूछी गई है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ एल ओवर एरिया, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इससे रॉ की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ए यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, देन ओम्स ओम्स बोल रहा हूं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। अब हम बोलेंगे कि हमारे पास आर कितना है 6, ए कितना है 4 एक्सपोनेंट -7 और डिवाइडेड बाय एल कितना है 12। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 6 4 द 24 एक्सपोनेंट -7 अपॉन 12, और फिर मैं ऐसा कह सकता हूं 12 1 12 2 तो बोलूंगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट -7, और यूनिट क्या होगा इसका ओम्स, मीटर स्क्वायर ओवर मीटर लिखे मीटर, तो ये आएगा 2 एक्सपोनेंट -7 ओम्स मीटर। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी कैलकुलेट हो रही है। बुक में देखें, बुक आंसर क्या लिख रही है, 2 एक्सपोनेंट -7 ओम मीटर। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा, आसान सा न्यूमेरिकल। कर लीजिए इसे भी। चलिए जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं हमारे पास इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ वायर। If the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 74 centimeter, what is the EMF of the second cell? सबसे पहले आपने ये समझना है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी नोन वोल्टेज के थ्रू किसी अननोन वोल्टेज को हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। हमें क्योंकि दोनों वायर्स की लेंथ दे दी गई है पोटेंशियोमीटर की, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा पहला सेल है उसके अंदर ईएमएफ है कितनी, 1.2 वोल्ट, और वो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर। मीटर में लाएंगे तो ये होगा 0.4 मीटर। कह रहे हैं इस सेल को हमने रिप्लेस किया दूसरे सेल से जिसकी वायर की लेंथ हमें दे दी गई L2, ये L1 है, ये L2 है, 74 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.74 मीटर।
और हमसे पूछ रहे हैं ये बताइए कि सेकंड सेल की ईएमएफ कितनी होगी। तो इसके लिए रिलेशन है E1 ओवर E2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2। तो E1 हमारे पास 1.2 वोल्ट की थी, E2 हमने मालूम कर ली थी, L1 हमारे पास 0.4 मीटर की थी और ये 0.74 मीटर की थी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने E2 कैलकुलेट करना है तो हम इस 0.74 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कराएंगे और 0.4 को इधर लाकर डिवाइड कराएंगे, ये E2 वहां जाकर मल्टीप्लाई, देन E2 बिकेम, करने कैलकुलेट, तो हम ये देखते हैं कि हमें कितनी वैल्यू मिलती है। हमें करना है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.74 एंड आंसर डिवाइडेड बाय 0.4 इट इज इक्वल टू 2.22। E2 जो है दूसरे सेल का जो वोल्टेज निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2.22 और हम ये चेक करें कि बुक में जो है वो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, तो बुक भी लिख रही है 2.22 वोल्ट। समझ में आया ये वाला न्यूमेरिकल। ये रिलेशन होता है किसी नॉन वोल्टेज के थ्रू किसी अननोन वोल्टेज को कैलकुलेट करने का पोटेंशियोमीटर के अंदर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम किसी नॉन वोल्टेज के थ्रू किसी अननोन वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमने पुट किया, वैल्यूज अप्लाई करी और आउटपुट हमें मिल गया E2 इज इक्वल टू 2.22 वोल्ट। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा, करने इसको भी। चलिए जी, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें three resistors 1 ohm 2 ohm and 3 ohm are connected in series, what is the total resistance of the combination। इसके दो पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। पहले ए पार्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो तीन रेजिस्टेंस हमें दी गई थी, R1 इज इक्वल टू 1 ohms, R2 इज इक्वल टू 2 ohms एंड R3 इज इक्वल टू 3 ohms। और हमसे पूछा गया था कि ये बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, और हम बोलेंगे 1 ओम की R1 है, 2 ओम की ये है और 3 ओम की ये है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी आ जाएगी 6 ओम्स की। तो पहला पार्ट का आंसर हमें मिलेगा 6 ओम्स के। टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, 6 ओम्स की। आइए जरा बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर हमने बैटरी को वोल्टेज दे दिया 24 वोल्ट का, तो अब ये बताइए कि तीनों तक पहुंचने वाला इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर एक रेजिस्टर तक वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग जाता है, लेकिन करंट सब तक सेम जाता है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि सब तक करंट कितना जा रहा है, किस फॉर्मूले के थ्रू, V इज इक्वल टू IRE। टोटल करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल वोल्टेज 24 वोल्ट का है और टोटल रेजिस्टेंस जो सब में जा रही है यानी जो टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की है वो 6 ओम्स की है। ये 6 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा और 24/6 यानी कि हमें मिल जाएगा 4 एम्पेयर का 6 1 6 4 तो हमें मिलेगा 4 एम्पेयर का टोटल करंट। यानी तीनों में जो करंट जा रहा है तीनों रेजिस्टर्स में, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में करंट सॉरी तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में करंट सब में सेम रहता है, यानी कि जो टोटल करंट है वही आपका इंडिविजुअल हर एक रेजिस्टर का करंट है। मुझे मालूम करना है कि वोल्टेज 1 कितना है रेजिस्टर 1 में, तो उसका फॉर्मूला होगा IR1। भाई करंट तो सेम है तो करंट को I1 नहीं बोलेंगे, करंट सेम है। तो V1 इज इक्वल टू I है 6 और R1 है 1, तो हमारे पहले वाले में जाएगा 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चेक करें, यही आ रहा है। या मैंने अच्छा ये 4 एम्पेयर आया था ना हमारे पास, तो 4 1 4, सॉरी मैंने उसको 6 रख दिया था। तो हमारे पास 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है पहले वाले रेजिस्टर में। फिर V2 कैलकुलेट करें, तो जब V2 कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम बोलेंगे IR2, I हमारा 4 एम्पेयर का और रेजिस्टर 2 कितना 2 ओम्स का, तो वोल्टेज 2 आ गया हमारे पास 8 वोल्ट का। और जब हम वोल्टेज 3 निकालने जाएंगे तो वोल्टेज 3 के लिए बोलेंगे IR3, तो वोल्टेज 3 इज इक्वल टू I कितना है 4
और R3 यानी तीसरा रजिस्टर है 3, तो 4 3 हो गया 12 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तीसरे में, दूसरे में 8 वोल्ट का है और पहले वाले में 4 वोल्ट का। चेक करें बुक आंसर क्या लिख रही है। तो बुक ने टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम्स की लिखी, V1 लिखा 4 वोल्ट का, V2 लिखा 8 वोल्ट का और V3 लिखा 12 वोल्ट का। तो ये न्यूमेरिकल जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। अच्छा मैं इसकी डायग्राम भी बना दूं। डायग्राम इस तरीके की बनेगी। ये R1, ये R2, ओ सॉरी ये तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो हमें तो सीरीज में ऐसे बनाना चाहिए। ये डायग्राम तो जो हम बना रहे हैं ये तो पैरेलल। तो हमारे पास 3 रजिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, R1, R2 और R3। तीनों की रेजिस्टेंस हमें दी गई थी 1 ओम्स की, 2 ओम्स की और 3 ओम्स की। वो हमने पुट किया V1, V2, V3 और हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिली वो 6 ओम्स की थी। टोटल का मिला 4 एम्पियर का और हमने उसको पुट करके यहां निकाल दिया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की हमारे पास सही डायग्राम होगी जिसके ऊपर न्यूमेरिकल हमारा पूरा सॉल्व हो रहा है। समझ में आया ये आपको किस तरीके से सॉल्व हुआ है? कीजिए इसको भी जी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रॉम द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। इस आई की वैल्यू हमने बतानी है। तो ये न्यूमेरिकल बड़ा वाज़ेह है कि बाय यूजिंग Kirchhoff's law, current enters in a junction, it must be equals to current leaves the junction। जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही जंक्शन से करंट बाहर निकलेगा। ये किरचॉफ रूल। तो हम देखें कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है। देखिए किसका एरो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ जंक्शन। एक ये 0.7 है, एक ये 0.6 है और एक ये 0.2 है। ये सब जंक्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं। और कितने जंक्शन को लेफ्ट कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। एक ये आई है, एक ये 0.5 है और एक ये 0.4। तो 0.7 प्लस 0.6 बिकेम 1.3, 1.3 प्लस 0.2 बिकेम 1.5, आई प्लस 0.9, 0.9 को यहां पर लाकर माइनस कराएं। सो आई इज इक्वल टू 0.6 एम्पेयर। इतना करंट इस वाले आई वाली साइड से निकलेगा जंक्शन के दोनों साइड पर करंट को बराबर रखने के लिए, किरचॉफ लॉ को एप्लीकेबल रखने के लिए। समझ रहे हैं? आसान सा न्यूमेरिकल, कॉपी करें इसको भी। चलें जी, आए अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। डीसी सर्किट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं इन अ मीटर ब्रिज with a standard resistance of 15 ohm in the right gap, the ratio of balancing length is 5:3। आपको कह रहे हैं मीटर ब्रिज के राइट गैप के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो होती है 15, वो दे दी गई है 15 ओम। अब हमें पता है कि राइट गैप के ऊपर जो रेजिस्टेंस होती है वो हम कहते हैं वो R2 है, यानी 15 ओम्स की R2 दे दी गई। और हमें मीटर ब्रिज के दोनों साइड्स के लेंथ का रेशियो दे दिया गया L1/L2 इज इक्वल टू 5:3। हमसे बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अदर रेजिस्टेंस, यानी हमसे R1 पूछ रखा। तो इसके लिए मीटर ब्रिज की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि R1/R2 का रेशियो L1/L2 के रेशियो के बराबर होता है। हमने क्योंकि R1 मालूम करना है तो R2 हमारे पास 15 ओम्स का है, L1/L2 का रेशियो हमें 5:3 दे दिया गया है। 15 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई। हम बोलेंगे 3 1 3 5 और 5 5 25। तो R1 जो है वो हमारे पास आ रहा है 25 ओम्स। लेफ्ट साइड की रेजिस्टेंस हम R1 कहते हैं, राइट साइड की रेजिस्टेंस हम R2 कहते हैं।
दोनों की लेंथ का रेशियो हमें 5:3 दे दिया गया था। फॉर्मूला मीटर ब्रिज के अंदर हमने पढ़ा था R1/R2 = L1/L2। वैल्यू हमने पुट करी, वैल्यू हमें मिल गई रेजिस्टेंस की 25 ओम्स। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। कर लीजिए इसे भी। चलिए जी, आइए अब इसे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बाय यूजिंग केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। और ये हमें डायग्राम बनाकर दी गई है कि हमें बोला गया है कि इस 10 ओम के रेजिस्टर के अंदर कितना करंट जा रहा होगा। आप ये बताएं, फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो 10 ओम की रेजिस्टेंस में हमने ये बताना है कि टोटल कितना करंट जा रहा होगा। तो सबसे पहले इस थोड़े से डायग्राम को समझें। इस डायग्राम को जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 4 वोल्ट का वोल्टेज मैंने इस वाले लूप को दिया है। इस 4 वोल्ट के वोल्टेज से इस वाले लूप में कुछ करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट इस लूप के साथ भी शेयर्ड होगा क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली मैंने यहां 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो वो जो करंट इसमें चलेगा वो इसके साथ भी शेयर्ड होगा, लेकिन इन दोनों करंट की डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना ही, इस 10 ओम के रेजिस्टर में कितनी रेजिस्टेंस, कितना करंट जा रहा होगा। 10 ओम की जो आपको रेजिस्टेंस दी गई है, पूछा गया है कि इसके अंदर कितना करंट जाएगा, ये बताएं। तो अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि करंट का फ्लो किस तरीके का है और हमारे इस लूप का करंट किस किस के अंदर जाएगा। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक लॉजिक आपने याद रखना है। वोल्टेज इन एनी रेजिस्टर is equals to R times current of actual loop minus current of shared loop. करंट ऑफ एक्चुअल लूप माइनस करंट ऑफ शेयर्ड लूप, यानी कि मैं ये समझने की कोशिश करूं किस किस रजिस्टर के अंदर कितना करंट जा रहा होगा। अगर मैं इस वाले रजिस्टर की बात करूं तो इस वाले रजिस्टर के अंदर ये जो मेरा रजिस्टर है ये इस एक्चुअल लूप का ही रजिस्टर है, ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रखा। यानी इसके अंदर जो करंट आएगा वो टोटली यही करंट होगा जो यहां से निकला है, क्योंकि मेरा जो ये वाला रजिस्टर है वो किसी से शेयर नहीं हो रखा। तो बोलूंगा इस वाले रजिस्टर के अंदर तो करंट I1 जाएगा, ठीक है, जब मैं लूप 1 की बात कर रहा हूं। ठीक, मैं डिटेल्स लिखता हूं। जब मैं लूप 1 की बात कर रहा हूं तो मेरे 5 ओम में, 5 ओम के रजिस्टर में करंट I1 जाएगा। फिर मैं आता हूं इससे आगे, इस देखो इसका करंट दोनों शेयर्ड लूप्स के अंदर रोटेट करेगा, जबकि देखो ये जो वोल्टेज है ये इन दो में शेयर हो रखा है, ये जो वोल्टेज है ये इन दो में शेयर हो रखा है। यानी कि इसको तो हम डायरेक्टली कोई वोल्टेज नहीं दे रहे, लेकिन इनसे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ये भी रिसीव करेगा, इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ये भी रिसीव करेगा। इसका वोल्टेज कुछ नहीं है, उसी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो 5 ओम का करंट इसमें जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना करंट जाएगा 10 ओम वाले में, क्योंकि ये दोनों शेयर हो रखे हैं। तो कितना करंट इसमें जाएगा उसके लिए जरा ये लॉजिक पकड़े, करंट ऑफ एक्चुअल लूप माइनस करंट ऑफ शेयर्ड लूप। जो देखो अभी मैं लूप 1 की बात कर रहा हूं तो मेरा एक्चुअल लूप जो है वो लूप 1 है और लूप 1 का करंट I1 है, उसी का जो शेयर करंट इसमें जाएगा वो I2 होगा। यानी लूप 1 का पूरा करंट I1 है, लूप 2 का पूरा करंट I2 है और लूप 3 का पूरा करंट I3 है। तो जब मैं 10 ओम के रेजिस्टर की बात करूंगा तो 10 ओम के अंदर लॉजिक हम ये पकड़ेंगे करंट ऑफ एक्चुअल लूप माइनस करंट ऑफ शेयर्ड लूप। तो करंट ऑफ एक्चुअल लूप क्या है, जिसके अंदर एक्चुअल में करंट है, ये जिसका शेयर हो रखा है I1 और इसके अपने लूप का करंट I2। ये लॉजिक पकड़ के रखना है, करंट ऑफ एक्चुअल लूप माइनस करंट ऑफ शेयर्ड लूप। हम इस वक्त लूप 1 की बात कर रहे हैं तो हमारा एक्चुअल लूप 1 है और ये शेयर्ड लूप है हमारा, ठीक। और अगर मैं इसकी बात करूं 15 ओम्स की, तो 15 ओम्स के अंदर मैं यही बोलूंगा कि ये क्योंकि शेयर हो रखा है इन दोनों के दरमियान में, तो करंट ऑफ एक्चुअल लूप माइनस करंट ऑफ शेयर्ड लूप। ये मेरे लूप 1 के हवाले से मैंने बता दिया कि इन तीनों में, इसमें और इसमें कितना करंट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं लूप 2 की। तो जब हम लूप 2 की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यही कि आप देखो लूप 2 के अंदर हमारा एक 10 ओम का रजिस्टर,
तो ये जो 10 ओम वाला है लूप 2 में, ये 10 ओम वाला लूप 2 के अंदर टोटल कितना जो है वो करंट एक्सपीरियंस करेगा? तो हम बोलेंगे ये करंट एक्सपीरियंस करेगा तकरीबन इस एक्चुअल लूप का करंट I2 और इसके शेयर्ड लूप का करंट यानी I1। मैंने क्या रिलेशन लिखवाया है? करंट ऑफ एक्चुअल लूप माइनस करंट ऑफ शेयर्ड लूप। तो ये अब एक्चुअल लूप तो ये हो गया कि जो हम बात कर रहे हैं, ये शेयर्ड लूप हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसकी, यहां पर भी 15 ओम्स की, तो ये 15 ओम्स भी क्या आएगा? I2 माइनस I1। और मैं बात करूं 8 की, तो ये जो 8 ओम्स है ये इस तरह शेयर हो रखा है, इसका करंट I3। तो मैंने आपको बताया कि इसका करंट I2 एक्चुअल लूप का माइनस I3 हमारे अगले लूप का जिसके शेयर हो रखा है। किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है उसका तरीका मैं आपको बता चुका। एक्चुअल लूप जो होगा वो हमेशा उसका करंट पहले और जो शेयर हो रहा होगा उसका करंट बाद में। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं लूप 3 की बात करूं, तो ये जो 12 ओम लग रखा है ये तो प्योरली किसी के साथ शेयर नहीं हो सकता, किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो इसके साथ तो कितना करंट जाएगा? इसमें पूरा I3 जाएगा। सही, ऐसा ही होना है ना। और फिर हम कहेंगे कि और कौन सा है? फिर ये वाला है, ये इन दो में शेयर हुआ हुआ है, क्योंकि अब मैं लूप 3 की बात कर रहा हूं तो इसका करंट माइनस I2। तो ये मैंने आपको बताया कि इस पूरी डायग्राम में एक लूप के लिहाज से इन 3 रजिस्टर्स में कितना कितना करंट जाएगा, इन 3 रजिस्टर्स में कितना कितना करंट जाएगा और उन 2 रजिस्टर्स में कितना कितना करंट जाएगा। ये लॉजिक पकड़ के रखेंगे, करंट ऑफ एक्चुअल लूप माइनस करंट ऑफ शेयर्ड लूप। तो अब मैं बात करता हूं टोटल वोल्टेज ऑफ लूप 1। जब मैं लूप 1 के टोटल वोल्टेज की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि लूप 1 का टोटल वोल्टेज है 4 वोल्ट का। देखिए यहां से हमने 4 वोल्ट दिया है, टोटल वोल्टेज यहां आ जाएगा 4 वोल्ट का। और बाकी अंदर का वोल्टेज कैसे निकलेगा? I1 मल्टीप्लाई बाय R1, मतलब I1 से बराबर इसका करंट। देखो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो इसके करंट को इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कराओगे, इसके करंट को इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कराओगे, इसके करंट को इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये तीनों से करंट जा रहा था 4 वोल्ट से, वो हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अच्छा, तो अब हमने क्या कहना है? अब हमने ये कहना है कि ये तीन जो थे कि जिनके अंदर करंट जो है वो डिवाइड हो रहा था लूप 1 का, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू I1 R1। अब I1 कितना है, सॉरी R1 कितना है? R1 है ये 5 ओम्स का, और इसमें करंट कितना जा रहा है? इसमें करंट जा रहा है I1। कैसे लिखा है मैंने भाई? V इज इक्वल टू IR। तो करंट गया I1 और R से मल्टीप्लाई करा, तो R कितना है? 5 ओम्स का, तो मल्टीप्लाई करा दिया। क्या लॉजिक समझ रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई कराया है? फिर आओ आगे, अगला ये वोल्टेज किस में गया है? अगला ये वोल्टेज 10 ओम्स में गया है, तो हम बोलेंगे 10 और इसमें करंट कितना जा रहा है? I1 माइनस I2। और इसमें और कितना जा रहा है? 15 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, अब ये जो कंडीशन मेरे पास बनी, इसको मैं अगर थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये टोटल वोल्टेज कितना दिया जा रहा है? यहां से 4 वोल्ट का, इसको लिख लेंगे 5I1। ये देखो 10I1 माइनस I2, 15I1 माइनस I2 बिकेम 25I1 माइनस I2। देन 4 इज इक्वल्स टू 5I1, ये 25 अंदर मल्टीप्लाई करना है, 25I1 माइनस 25I2। देन 25I1, 5I1 बिकेम 5 प्लस 25 बिकेम 30I1 माइनस 25I2 और ये इक्वल्स टू 4। इसको आप एक कंडीशन कह दें, ठीक। इसको आपने क्या करना है? इसको आपने एक कंडीशन कह देना। ये हमने कैसे बनाया है? ये हमने वो वोल्टेज निकाला जो हमारे लूप 1 से हमारे इस रजिस्टर में गया, हमारे इस रजिस्टर में गया, इस रजिस्टर में गया, तो टोटल वोल्टेज हमने कैलकुलेट किया कैसे कि जो तीनों में वोल्टेज डिवाइड हुआ है उसका सम कर। और वोल्टेज हमने कैसे कैलकुलेट किया? I मल्टीप्लाई बाय R से। R तो हमारे पास था, I हमें रिलेशन में पता था, तो वो हमने उठाकर पुट कर दिया। ठीक, इस वाले पार्ट को आप पहले नोट करेंगे, कर लीजिए। नोट कर लिया?
तो देखिए मैं इन रिलेशंस को कहीं ना कहीं अपने पास लिखता जाऊंगा और फिर मुझे इनको यूज करना है, तो मैं बोलता हूं मेरा पहला रिलेशन बना है 30i1 माइनस 25i2 इज इक्वल टू 4। ये मेरी पहली कंडीशन है, इसको मैंने यहां लिख दिया। अब मैं चलता हूं दूसरी कंडीशन बनाने की तरफ। ठीक, तो दूसरी कंडीशन बनाते हैं। चलो अब हम बनाते हैं दूसरी कंडीशन लूप 2 के लिए। लूप 1 के लिए हमने बना ली, अब लूप 2 के लिए बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या हमने डायरेक्टली लूप 2 को कोई वोल्टेज दिया है जिसका हमने सम कैलकुलेट करना हो? नहीं, हमने डायरेक्टली तो कोई वोल्टेज दिया ही नहीं है। इसको दिया था और उसको दिया था, लूप 1 को और लूप 3 को। तो इसका जो टोटल वोल्टेज रहेगा वो 0 रहेगा, जो कि निकलेगा कैसे कि इसमें कितने रेजिस्टर लगे हुए हैं? 10 ओम लगा हुआ है, 15 ओम लगा हुआ है, 8 ओम लगा हुआ है, ये 3 लगे हुए हैं और इन तीनों का करंट हैगा मेरे पास। तो इन तीनों के करंट को इनके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों का वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा पहले वाले के लिए 10i2 माइनस i1 प्लस 15i2 माइनस i1 प्लस 8i2 माइनस i3। ठीक, अब जरा इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? 10 प्लस 15 बिकम 25, i2 माइनस i1, i2 माइनस i1 सेम, प्लस 8i2 माइनस i3, देन 25i2 माइनस 25i1 प्लस 8i2 माइनस 8i3। 25i2 and 8i2 became 33i2 माइनस 25i1 माइनस 8i3। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस 25i1 प्लस 33i2 माइनस 8i3 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन नंबर 2 बन गई सेकेंड लूप के लिए। माइनस 25i1 प्लस 33i2 माइनस 8i3 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास कंडीशन नंबर 2 बन गई। अब इसको भी मैं कैसे लिखूं? इसको भी मैं अपने पास नोट कर लूं। मैं तो कहता हूं दूसरी कंडीशन बनी है 25i1 प्लस 33i2 माइनस 8i3 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी कंडीशन मैंने बना ली। इसको भी पॉज करके आप कॉपी कर लें। कर लिया पॉज, इरेज करें तो आएंगे। इसको मिटा, ये हमने दूसरी कंडीशन बनाई। अब हम कंडीशन बनाते हैं लूप 3 के लिए। तो लूप 3 जो है उसके लिए जब कंडीशन बनेगी तो करंट ऐसे ही घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हर जगह इंडिकेट हो रहा है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हम बोलेंगे कितनी जगह पे? एक तो 12 ओम में i3 गया है, 8 ओम में i3 माइनस i2 गया है और इसको टोटल वोल्टेज हमने 6 वोल्ट का दिया है। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 6 वोल्ट और ये होगा 12 मल्टीप्लाई बाय i3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय i3 माइनस i2। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 12i3 प्लस 8i3 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिखें तो 12i3 8i3 बिकेम 20i3 माइनस i2 इज इक्वल टू नथिंग, ये हम यहां लगा चुके हैं। तो हम लिखेंगे माइनस i2 प्लस 20i3 इज इक्वल टू 6, माइनस i2 प्लस 20i3 इज इक्वल टू 6। ये आपकी कंडीशन नंबर 3 बन गई। तो इस कंडीशन नंबर 3 को भी लिख लें अपने पास। कंडीशन नंबर 3 बनी है हमारे पास माइनस i2 प्लस 20i3 इज इक्वल टू 6। अच्छा, सवाल में याद रखना, हमसे पूछा गया 10 ओम के अंदर कितना करंट जा रहा है। तो 10 ओम के अंदर कितना करंट जा रहा है? i1 माइनस i2, इतना करंट जा रहा है 10 ओम के अंदर। ये लिख रखा है। देखो यहाँ i2 माइनस i1, क्योंकि मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है, करंट ऑफ एक्चुअल लूप माइनस करंट ऑफ शेयर्ड लूप। तो अगर इसके नजरिए से देखोगे तो i1 माइनस i2 और इसके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो i2 माइनस i1। लेकिन जहां i1 माइनस i2 राइट डायरेक्शन अगर हम छोड़ भी दें थोड़ी देर के लिए, हम इसकी डायरेक्शन को पकड़ लेंगे, बोलेंगे क्लॉकवाइज जा रहा है, बट i1 और i2 की मुझे वैल्यू चाहिए जिसके थ्रू मैं कैलकुलेट करूंगा। अब ये जो 3 इक्वेशन मेरी बनी है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो इन 3 इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम i1 और i2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैट्रिक्स है कि हमारे पास जब 3 अननोन पर कोई वैल्यू बनी हुई और हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो द इजीएस्ट वे इज अ मैट्रिक्स, कि हम मैट्रिक्स लगा देंगे। अब उसमें हम मैट्रिक्स में कोई भी टेक्निक यूज कर लें, हम मैट्रिक्स इन्वर्जन यूज कर लें, हम क्रैमर रूल यूज कर लें, गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन, कुछ भी यूज कर लें, लेकिन हम यहां पर इस वक्त क्रैमर रूल यूज करने वाले हैं, व्हिच इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन, ताकि न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए। इसको भी पॉज करके आप कॉपी कर लें। इरेज करूं? हो गया? चले आए।
मुझे मालूम करना है 10 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, जिसके लिए मुझे चाहिए I1 और I2 की वैल्यू। तो अब मैं ये कहूंगा कि जो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, आप उसको जरा मैट्रिक्स के अंदर पुट करें। तो हमने सबसे पहले I1 के कोफिशिएंट लिखने हैं तीनों में। तो इधर I1 का कोफिशिएंट क्या है? 30। ये चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 30, फिर I2 क्या है? -25, और फिर क्योंकि हमारे पास I3 नहीं है तो I3 आ जाएगा 0। फिर अगली इक्वेशन पर जाए तो वहां पर I1 कितना है? -25, और I1 है -25, I2 है +33, और I3 है -8। वो तीन इक्वेशन हमने बनाई थी ना। और जो तीसरी इक्वेशन बनी थी उसमें हमारा I1 नहीं है, तो I1 को छोड़ दे, I1 को 0 लिख दे। I2 है, लेकिन I2 कितना है? अच्छा, I2 हमने जो कैलकुलेट किया था, शायद हमने I2 को कैलकुलेट जो किया था वो हमारा था -8 I2, और हमने जो है उसको सिर्फ I2 लिख दिया, तो -8 I2। तो I2 जो है वो -8 है, और I3 जो है वो +20 है। ठीक, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। 30 I1 -25, और पहली वाली इक्वेशन में I3 था 0, अगले -25, 33, -8, और 0, -8 और 20। ये बन गया। इसको आप कहते हैं आपका एक ए मैट्रिक्स। एक आप अपने पास एक बी मैट्रिक्स बना लें जिसमें आप सारे कांस्टेंट डाल लें। तो सारे कांस्टेंट कैसे डालेंगे कि भाई यहां पर पहली वाली इक्वेशन का कांस्टेंट क्या था? 4, सेकंड वाली इक्वेशन का कांस्टेंट क्या था? 0, और थर्ड वाली इक्वेशन का कांस्टेंट क्या था? 6। क्या समझ में आया कि हमारे पास हमने एक मैट्रिक्स किस तरीके से बनाई है? ये तीन इक्वेशन है ना, इसको समझ लो अलजेब्रिकल इक्वेशन है तीनों। I1, I2, I3 के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर उठाकर पुट कर दिए, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बनाने लगे। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो जब डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो हम पहली वैल्यू 30 सेलेक्ट करेंगे, उसका कॉलम, उसकी रो हटाएंगे। 33, -8, -8, और ये 20। फिर ये माइनस इंटू माइनस का 25, और इसका कॉलम इसकी रो, तो -25, 0, -8 और 20। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे अब मैं तीसरा वाले के लिए सेलेक्ट कर रहा हूं, 0 है। आप मैट्रिक्स एक्सपर्ट रखे हैं आपने मैथ में, तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे मैट्रिक्स को, 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो। हम मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 30। अब ये जरा हम मल्टीप्लाई करा ले। 33 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 20 के साथ, वैल्यू बिकेम 660। फिर माइनस 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 प्लस, 8 8 जा 64। फिर ये माइनस माइनस प्लस 25, -25 इंटू 200, 25 10 जा 250, एंड 20 जा 500। माइनस का 500 ये मिल गया हम, और ये 8 0 तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो। तो 3660 माइनस 64 बिकेम 596, एंड ये 500 इंटू 25 कर लेते हैं, कितना आएगा? 500 इंटू 25 करके देख ले। $500 into 25, it is 12,500। कितना मल्टीप्लाई करते हैं? क्या मल्टीप्लाई करना है? 30 मल्टीप्लाई बाय 596, इट इज 17884। 17884 माइनस 12,500, हम बोलेंगे 17884 माइनस 12,500 इज 5384। तो ये मेरे पास मेरे एक्चुअल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल कर आ गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया? उन तीन इक्वेशंस के थ्रू ये निकल कर आ गया। इसके बाद हम बनाएंगे, अब अगर हम मैट्रिक्स के दौरान में बोले तो हम AX मैट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन यहां पर मैं AI1 मैट्रिक्स बना रहा हूं। तो AI1 मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि हम I1 के सारे कोएफिशिएंट को हटाएंगे और कांस्टेंट उसकी जगह प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 0 6, और बाकी सब सेम रहेगा। -25, 33, -8, 0, -8, 20, और फिर हम इसका भी डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब हम AI1 का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा? पहले हम 4 को सेलेक्ट करेंगे। जब 4 को सेलेक्ट करेंगे तो आएगा 33, -8 और 20। फिर हम बोलेंगे माइनस इंटू माइनस का 25, कॉलम हटाएंगे, रो हटाएंगे, 0 6 -8 और 20, और फिर वो 0 है तो हम तीसरा वाला नहीं बनाएंगे। AI1 इंटू 4, 33 20 जा वही आएगा 660,
और ये माइनस माइनस प्लस -64 -25 प्लस का और 0 20 जा 0 और 0 माइनस इंटू 6 8 जा माइनस का 48 विच बिकेम प्लस का 48। तो ये हो जाएगा 596 लास्ट वाले की तरह और ये हो जाएगा 25 इंटू माइनस माइनस प्लस का 48। अब आप जरा इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आप बोलेंगे कि हमारे पास अब कंडीशन है 4 मल्टीप्लाई बाय 596 इज 2384। AI1 के लिए कितना आ रहा है 2384 और 25 48 का करेंगे इट्स 1200 एंड प्लस करेंगे 2384 इट इज 3584 3584। ये AI1 के मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू निकलकर आ गई। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? अच्छा देखो मैं सिर्फ I1 और I2 के नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे I3 चाहिए नहीं। 10 ओम वाले में I1 और I2 का रिलेशन है तो मुझे I3 नहीं चाहिए। मैं सिर्फ 2 के लिए ही बनाऊंगा, तीसरे के लिए नहीं बनाऊंगा। अच्छा अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि हम जो है इसको पॉज करके जरूर कॉपी कर लिएगा। इसको अब मैं मिटाने लगा हूं। पहले आप पॉज कर लें, आप पहले यहां तक कॉपी कर लें। कर लिया पॉज? कॉपी कर लिया? चले आए। तो अब हमने निकालना है AI2। तो जब हम AI2 निकालने जाएंगे तो वहां पर भी हम एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। वहां जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो कैसा होगा? पहले हमने इसको हटाकर इन सबको रखा था I1 के कोएफिशिएंट की जगह। अब I1 के कोएफिशिएंट यही रहेंगे 30 -25 और 0 और -25 33 और 8 हट जाएगा, वहां आ जाएगा 406 और ये 0 -8 20 अपनी जगह पर रहेगा। ये 0 -8 20 अपनी जगह पर रहेगा। देख लें 30 -25 0 और इसको हटा के हमने 406 लिख दिया। 0 -8 और 20 हमने कर दिया। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। जरा जब डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो हम बोलेंगे यहां से 30 सेलेक्ट करेंगे तो ये आएगा 0 6 -8 और 20 और फिर हम इधर से माइनस का 4 सेलेक्ट करेंगे तो इधर बचेगा -25 0 -8 और 20। ठीक, सॉल्व करें AI2 को तो 30 ये देखो 20 0 था 0 तो ये हो जाएगा 0 6 8 का 48 तो ये माइनस का 48 आ जाएगा। फिर ये माइनस का 4 इंटू 25 20 जा माइनस का 500 और ये तो 0 हो जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस प्लस 48 30 जा 48 30 जा 1440 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2000। आप करेंगे 500 इंटू 4 2000 प्लस 2000 इट्स 3440 3440। तो ये मेरे पास AI2 की वैल्यू भी निकल कर आ रही। अब हमने जब I1 की वैल्यू मालूम करनी है, करंट I1 में कितना गया तो I1 की वैल्यू होगी AI1 अपॉन A। ये मैं पूरा क्रैमर रूल्स लगा रहा हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ AI1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो AI1 का डिटर्मिनेंट कितना आया था? AI1 का डिटर्मिनेंट आया था 3584 3584 डिवाइडेड बाय A कितना आया था 5384। तो इसको हम रखेंगे 5384 डिवाइड करें 3584 डिवाइडेड बाय 5384 इट इज 0.665 0.665 इतना करंट गया I1 में और I2 का रिलेशन निकालने जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा? AI2 क्या यहां तक का फ्रेम में नजर आ रहा है? चेक करें। अच्छा तो ये फ्रेम में नजर आ रहा है। ठीक है, सही है। तो हम कहेंगे I2 इज इक्वल टू AI2 हमने कितना निकाला 3440 डिवाइडेड बाय A हमारे पास कितना आया था 5384 ही था ना? हाँ जी, इसको जरा डिवाइड कर देते हैं। 3440 डिवाइडेड बाय 5384 इट बिकेम 0.638।
0.638। तो I2 में गया 0.638, I1 में गया 0.665 एम्पेयर का करंट। दोनों का निकल कर आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि बताओ 10 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट गया है। तो ये अगर आपने कॉपी कर लिया हो, वरना इसको पॉज करके कॉपी कर ले, मैं इसको इरेज करने लगा हूं। हमसे ये पूछा गया था करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। तो करंट इन 10 ओम रेजिस्टर, तो हम बोलेंगे करंट 10 ओम रेजिस्टर में मैंने आपको कितना लिखवाया था? I1 माइनस I2। तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे I1 माइनस I2, तो हम बोलेंगे I1 कितना है? 0.665 माइनस 0.638। 0.665 माइनस 0.638, इट इज 0.027। जो करंट आ रहा है 10 ओम्स के रेजिस्टर में, वो आ रहा है 0.027 एम्पेयर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? जिसको हम लिख सकते हैं 0.03। 27 को राउंड ऑफ करके 3 लिखेंगे ना? क्या ये वाला सबको नजर आ रहा है? डार्क करके लिखूं थोड़ा, बनेगा 0.03, ये था 0.027 ओम। मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगा इतना। तो मेरे पास जो करंट आ रहा है 10 ओम के रेजिस्टर में, वो आ रहा है 0.03 ओम्स का। होपफुली कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। पहले हमने सर्किट को समझा, सर्किट से रिलेशंस बनाए, 3 इक्वेशंस बनी, क्रैमर रूल लगाया, I1 I2 की वैल्यू निकाली। 10 ओम के रेजिस्टर में I1 माइनस I2 करंट जा रहा था, और हमने उस रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट करके करंट निकाला 10 ओम रेजिस्टर में 0.03 ओम्स का। और वो डायग्राम में मेंशन है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। ठीक, तो होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ये हमारे पास थे चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट के न्यूमेरिकल। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।